हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 धातु एवं अधातु। पहले भाग में हमने धातुओं और अधातुओं के बीच मूलभूत अंतर पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि धातुएं किस प्रकार से किस पदार्थ के साथ अभिक्रियाएं करती है और उनसे हमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आओ बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और अभिक्रियाओं के रूप में आता है कि धातु है, इस पदार्थ से अभिक्रिया करेगी तो क्या रिजल्ट मिलेगा या क्या गुण दिखाएगी। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, धातुओं का वायु में दहन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातुएं किस प्रकार का प्रभाव दिखाएगी जब उनका दहन किया जाएगा। तो देखिए, हमने इसका प्रैक्टिकल फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था। हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था जिससे वायु के अंदर दहन करवाया था। तो देखते हैं कि वो श्वेत ज्वाला के साथ में जलता है और राख भी एकत्र होती है। तो इसी प्रकार से देखिए कि धातुएं वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ दहन करती है। सिंपल ऐसे नहीं होगा कि आपने लोहे का एक गुटका ले लिया, उसे जला रहे हैं और वो जल जाएगा। इस प्रकार से नहीं, लचीली अवस्था में धातु, जैसे आप बुरादा ले लीजिए या धातु का रिबन ले लीजिए या बिल्कुल पतला वायर ले लीजिए, उस प्रकार की धातु का अगर हम दहन करवाते हैं तो वह श्वेत ज्वाला के साथ में जलता है। तो देखिए कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। यानी क्या होता है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। यानी धातु प्लस ऑक्सीजन क्या प्राप्त होगा, धातु ऑक्साइड। इसका भी प्रैक्टिकल हमने किया था। जैसे कॉपर लिया, कॉपर को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक काले रंग का पदार्थ मिलता है, वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यानी धातु ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो धातु ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट देखिए कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। जब हमने धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी तो उस समय क्या था, लवण प्लस जल प्राप्त हो रहा था। यानी धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, तभी ये अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुए ये पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए एक टर्म आती है उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। नॉर्मली धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, यानी क्षारक की तरह ही व्यवहार करेंगे। तो ये किसके साथ क्रिया करेंगे, अम्ल के साथ, तभी लवण प्लस जल देंगे, है ना। कि धातु ऑक्साइड क्षारक है, क्षारक प्लस अम्ल तो क्या बनेंगे, लवण प्लस जल। तो यानी धातु ऑक्साइड क्षारक थे, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करेंगे। देखिए क्षारक और क्षारक आपस में क्रिया करेंगे तो भी क्या होगा, लवण प्लस जल प्रदान होगा। तो एक तरह से इन्हें कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी दोनों की तरह ये व्यवहार करते हैं, अम्ल के साथ भी करेंगे, क्षारक के साथ भी करेंगे तो लवण प्लस जल होगा। इसका एक उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम लिया, ऑक्सीकरण करवाया तो क्या प्राप्त हो गया, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ क्रिया करे, क्षारक के साथ क्रिया करे, लवण प्लस जल देगा। आगे हम इसी की अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखिए हमने Al2O3 लिया, HCl क्या होता है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ क्रिया करी तो देखिए जल बना दिया और क्या बच गया साथ में हमारे पास में, लवण, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे ही देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, NaOH क्या है, क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, क्षारक के साथ क्रिया करी तो जल बना दिया और साथ में लवण बना दिया। तो यानी अम्ल और क्षार, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान किए, लवण व जल। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो गया, उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिए।
इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके जैसे और कौन कौन से हैं, देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड, ये भी क्या करता है, इसकी तरह उभयधर्मी व्यवहार दर्शाता है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, इसी व्यवहार पर आधारित हम धातुओं के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारे पास में कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। हमने धातु पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातुएं हैं और ये बहुत ही कोमल भी होती हैं। इन्हें अगर हम वायु में, इन धातुओं को सिंपल जैसे हम लोहे का टुकड़ा यहाँ ला के रख देंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम कैसे ला के रख देंगे तो ये आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, यानी मेनली क्या हो गया, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी क्रिया करती हैं ये। तो इसको या तो पानी में नहीं डाल के रख सकते या किसी और चीज़ जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, वहाँ क्या करेगा, ये आग पकड़ लेगा। हम जल लेंगे, जल के अंदर बिल्कुल सोडियम का छोटा सा टुकड़ा भी डालेंगे तो वो तीव्र गति से आग पकड़ लेता है। तो ये भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। देखिए इनको पढ़ेंगे तो हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, हर पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है और बहुत ही प्रैक्टिकल है और ध्यान रखने वाला है। ठीक है, इन्हें आप नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं इसी के आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, जिंक, लेड की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। अगर हम मैग्नीशियम, जिंक और लेड ये धातु लें तो इनके ऊपर एक, जैसे हम बोलते हैं ना काई जैसा, वो पदार्थ जम जाता है, यानी इनकी सतह ने क्या किया, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसके साथ में क्रिया कर ली और एक परत बना ली। तो ये परत क्या करती है, धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर की धातु ने क्रिया कर ली, यहाँ काई जम गई, तो इससे नीचे की जो सतह है वो क्या रहती है, सुरक्षित रहती है, यानी पुनः ऑक्सीकरण से इस चीज़ को सहायता करती है। नेक्स्ट देखिए कि आयरन, लोहा गर्म करने पर दहन नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर यह तेज़ी से जलने लगता है। हम सिंपल लोहे का कोई भी तार ले लें या कोई चिमटे जैसा पदार्थ ले लें, उसे अगर हम जलाए रखें तो वो जलता नहीं है, वो रेड हो जाएगा, फिर पिघलने लग जाएगा। लेकिन जैसे हम कागज़ को आग पकड़वाते हैं, ऐसे आग नहीं पकड़ता। लेकिन अगर आग लगी हुई है और उसमें हम लोहे का चूर्ण डाल दें, ठीक है, लोहे का बुरादा डाल दें, तो वो तेज़ी से जलने लगता है। ये आयरन की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिए कि सिल्वर व गोल्ड, सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना, अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी प्योर सिल्वर होगा, प्योर गोल्ड होगा, वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करेंगे। हम सोने और चांदी के जेवर लाते हैं, वो थोड़े काले हो जाते हैं, इसका मतलब उनमें क्या रहती है, थोड़ी मिलावट रहती है ताकि उनको मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, लेकिन प्योर रूप में सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये थे धातुओं का वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ उनके किस प्रकार के रिएक्शन रहते हैं, इन्हें आप नोट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए सेकंड पॉइंट, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया यानी H2O के साथ धातु किस प्रकार से रिएक्ट करती है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी सारी धातुएं जितनी भी हम आवर्त सारणी में देख रहे हैं जो इसमें दी गई हैं, वे सारी धातुएं जरूरी नहीं है कि जल के साथ अभिक्रिया करें। जनरली यहाँ पर देखिए कि कोई भी धातु है अगर वो जल के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेगी और उस धातु का ऑक्साइड निर्मित करेगी। अगर यह धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है ना, अगर धातु क्या है, जल में घुलनशील है, तो वो धातु ऑक्साइड बचे हुए जल के साथ क्रिया करके क्या करता है, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। सिंपल देखिए, पहले समझिए, जल हमने किसी बीकर में जल लिया, धातु डाली, तो क्या बन गया, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब वो धातु मान लो जल में घुलनशील है तो उस जल में और घुलती जाएगी और घुल करके वो क्या बना देगी, एंड में धातु हाइड्रोक्साइड बना देगी। ठीक है, ये तो थी जनरल अभिक्रिया जो नॉर्मल सभी धातुएं करती हैं। अब क्या होता है कि जल हम पता है 3 अवस्था में पाया जाता है, ठंडा जल, बर्फ़ टाइप में ले लो, गर्म जल और भाप। तो इन तीनों के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करेंगे वो हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट है
ठंडे जल के साथ। हमने पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, बहुत ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये वायु में रखने पर भी आग पकड़ लेती है। तो सिंपल ये क्या होंगी, बिल्कुल ठंडे जल से भी क्रिया कर जाएंगी। तो देखिए पोटेशियम व सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। यह अभिक्रिया तेज व ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का निष्कासन होना। मैंने बताया था हम बिल्कुल सोडियम का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, पानी में डालेंगे तो भी क्या होगा, वो आग पकड़ लेता है। यानी ये बिल्कुल नॉर्मल ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर जाती हैं। तो देखिए इसकी अभिक्रिया लिखी गई है कि सोडियम प्लस जल तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्योंकि सोडियम जल में घुलनशील है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो गई और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त हो गई। ऐसे ही हम देखें कैल्शियम है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। तो इनको अगर हम बीकर में डालते हैं, आग पकड़ते हैं और फिर क्या होते हैं, सतह पर तैरना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गर्म जल के साथ में अभिक्रिया है गर्म जल के साथ। देखिए मैग्नीशियम ऐसी है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगी, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया कर क्या प्रदान कर देगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो Mg धातु ली हमने, जल लिया, यहाँ से हाइड्रोजन निष्कासित कर दो, क्या बच जाएगा MgOH ट्वाइस। अब क्या होता है, इसमें ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये इसके बाहर ही चिपक जाती है ना। जैसे हम देखते हैं ना कई बार कोई पदार्थ डाले उसके साइड में बुलबुले एकत्र हो जाते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस इसके बार बार एकत्र हो जाएगी और मैग्नीशियम धातु भी क्या आ जाती है, सतह के ऊपर उठकर आ जाती है। जैसे हम सिंपल बीकर लेते हैं, बीकर में आप लोहे का टुकड़ा डालो तो वो क्या होता है, तली में बैठ जाता है। ऐसे ही आप क्या करोगे, मैग्नीशियम को डालोगे ना तो मैग्नीशियम क्या होगा, एक बार तली में बैठेगा, फिर रिएक्ट कर देगा जल से, तो इसके बाहर हाइड्रोजन गैस एकत्र हो जाएगी, वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इसे ऊपर लाएगी और ये सतह पर तैरने लग जाएंगे। इस प्रकार की अभिक्रिया इनके साथ में होती है। तो ध्यान रखें कौन सी धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी, मैग्नीशियम धातु। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं भाप के साथ में। देखिए भाप के साथ अभिक्रिया, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन प्रदान करती है। कौन सी धातुएं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये ना तो ठंडे जल से क्रिया करेंगी ना ही गर्म जल से, ये किसके साथ अभिक्रिया करेंगी, भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो हम लेते हैं एल्यूमिनियम जल, तो क्या बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2। तो यहाँ ये जो जल की अवस्था है ये हम लिख देते हैं गैस। ठीक है, भाप है, ये भाप अवस्था से क्रिया करेगी। यहाँ इनकी स्टेट रहेगी लिक्विड, है ना, आप नोट कर लीजिए। यहाँ जल रहेगा लिक्विड स्टेट में और भाप होगी गैस स्टेट में। देखिए इसका एक प्रैक्टिकल भी है। सिंपल हम क्या करते हैं, जल से भीगे हुए कुछ तंतु लेते हैं, जल से भीगे हुए इसलिए लेते हैं कि इनमें क्या होगी, भाप बनेगी, है ना, पानी से। इसको हम गर्म करेंगे तो भाप बनेगी। आगे हम कोई धातु का टुकड़ा लेते हैं, धातु का टुकड़ा लेते हैं और जब इसे गर्म करते हैं तो ये धातु इस भाप के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या प्रदान करेगी, हाइड्रोजन गैस, जिसे हम एक परख नली में प्राप्त कर लेते हैं। और वही हाइड्रोजन का परीक्षण कैसे करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो वो एक विशेष प्रकार की फटफट की ध्वनि के साथ में जलती है, तो वहाँ से इस हाइड्रोजन गैस की पुष्टि होती है। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है कि लेड, कॉपर, सिल्वर व गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। ध्यान रखिए ये कुछ मुख्य धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। अब वही सिंपल कि हम गोल्ड और सिल्वर की चीज़ें लाते हैं और अगर पानी वगैरह में देखते हैं तो उनके ऊपर एक काई सी जम जाती है। तो ध्यान रखिए सिल्वर और गोल्ड कभी भी प्योर 100% प्योर यूज़ नहीं होते। प्योर होता है वो बहुत ही नरम होता है, वो टूट जाते हैं, तो इनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन या नमी के साथ क्रिया करते हैं और एक काई जैसा सा पदार्थ इनके ऊपर जमता है। तो ध्यान रखिए कि ये धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। ओके स्टूडेंट, तो आप इन्हें नोट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम देखते हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं हैं
वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनाएंगी। इसके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो हमने क्या लिया था, दानेदार जिंक लिए थे और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था, तो क्या प्राप्त हुआ था, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, और उसका हमने परीक्षण भी किया था। तो इस प्रकार से धातु क्या करती हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। हम यहाँ पर अभिक्रिया लिख लेते हैं, जैसे सिंपल इसी प्रैक्टिकल की लिखेंगे, जिंक प्लस H2SO4। हमें क्या लेना है, डाइल्यूट लेना है। ध्यान रखिए, इसका भी हम कारण पढ़ेंगे कि तनु क्यों लेते हैं और सांद्र क्यों लेते हैं। तो देखिए, हमें हाइड्रोजन गैस यहाँ से निष्कासित कर दी और क्या प्राप्त हो गया, ZnSO4 यानी जिंक का लवण हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से धातुएं अम्ल के साथ रिएक्ट करेंगी। नेक्स्ट इसी में देखिए कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। ध्यान रखिए, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। इसके साथ जब भी धातुएं क्रिया करेंगी तब हाइड्रोजन गैस जो है निष्कासित हो रही है वो निष्कासित नहीं होगी। क्यों, देखिए, क्योंकि HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को, यानी जो हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, इसे ऑक्सीकृत कर देगा। यानी ये ऑक्सीकरण करने वाला होता है कि कोई भी तत्व बनेगा उसके साथ में ऑक्सीजन डाल देगा। ये तो हाइड्रोजन बना, तो इसने क्या किया, उसका ऑक्सीकरण कर दिया, तो क्या प्राप्त हो गया, हमें जल प्राप्त हो गया। और समय क्या करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO, NO2 या नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिए। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातुएं समस्त अम्लों के साथ क्रिया करती है, कौन सा ऐसा अम्ल है जिसके साथ में क्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। तो ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, इसके साथ में ये अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन निर्मित नहीं करती है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है कि मैग्नीशियम जो है और मैग्नीज है, ये धातु अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। यानी नाइट्रिक अम्ल तो लेना है, लेकिन क्या होना चाहिए, बहुत ही तनु, बहुत ही उसके अंदर पानी होना चाहिए और थोड़ा सा नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए। उसके साथ कौन सी धातु, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखने हैं। इसमें कुछ अपवाद टाइप के पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉपर जो है, कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि कॉपर की अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। और जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो उस अभिक्रिया में ना तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और ना ही इनकी कोई अवस्था परिवर्तित होती है। जब प्रैक्टिकल किया जाता है कॉपर धातु का अम्ल के साथ में, तब नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कहाँ से पता लगता है, हाइड्रोजन गैस से पता लगता है कि हाँ इस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, ये गैस प्राप्त हो रही है। लेकिन जब यहाँ धातु की जगह हम कॉपर लेते हैं और अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार का अभिक्रिया में परिवर्तन होता है। तब पता चलता है कि कॉपर धातु इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एक पदार्थ है जिसके बारे में काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। कौन सा पदार्थ है ये, एक्वा रेजिया। इसमें क्या होता है, देखिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। इनका अनुपात होता है 3:1 का ताज़ा मिश्रण होता है। यानी 3 भाग लेना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग लेना है हमें नाइट्रिक अम्ल, तो मिश्रण प्राप्त होता है एक्वा रेजिया। ये ऐसा मिश्रण होता है जो गोल्ड होता है और प्लेटिनम होता है, उन दोनों को ही ये पिघला देता है, इतना इसके अंदर सामर्थ्य होता है। तो कई बार आपने देखा होगा गली मोहल्लों में सोने के आभूषण चमकाने वाले व्यक्ति आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस मिश्रण के अंदर सोने को डालते हैं, तो क्या होता है, कुछ सोना हल्का हो जाता है, कुछ उसमें से भाग निकल जाता है और बाकी सोना जो नया निकलेगा वो चमक करके आता है। तो इस प्रकार से इस मिश्रण के द्वारा कई बार ठगी भी की जाती है आभूषणों को चमका करके। आभूषण लाइए, हम आपके आभूषण चमका देंगे, तो वो एक पदार्थ से साफ़ करते हैं, वो पदार्थ होता है एक्वा रेजिया। उससे वो सोना तो चमक जाता है लेकिन उसका वज़न भी कम हो जाता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है स्टूडेंट,
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका 4th पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या कह रहा है कि धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया, यानी हमने धातु लवण का विलयन लेना है और उसके साथ में धातु की अभिक्रिया करवानी है। जब हमने रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार पढ़ा था उसमें कवर कर चुके हैं। कौन सी अभिक्रिया थी? विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देगी। हमने इसका एक प्रैक्टिकल भी किया था कि हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, उसमें लोहे की कील लटकाते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, और जो हमने चमकीली लोहे की कील डाली थी उसके ऊपर क्या होता है, कॉपर जम जाता है, यानी एक ने क्या किया, दूसरे को विस्थापित कर दिया। तो देखिए कि धातु ए और धातु बी का लवण विलयन, हमने धातु कौन सी ली? Fe। लोहे की कील किसकी ली? आयरन की। और उसे किसके विलयन में डाला? हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला। तो Fe क्या है? अधिक क्रियाशील। इसने क्या किया? कॉपर को यहाँ से हटा दिया और खुद यहाँ पर सेट हो गया। इस प्रकार क्या होता है, क्रियाशीलता के आधार पर एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है। तो धातु लवणों के विलयन में इस प्रकार की अभिक्रिया रहती है। अब हमने ये पढ़ा कि ये क्रियाशील ज़्यादा है, ये क्रियाशील कम है, तो इसके लिए निर्धारित होती है सक्रियता श्रेणी। देखिए सक्रियता श्रेणी ये क्या होती है? ये धातु की क्रियाशीलता को बताने वाली एक व्यवस्थित सारणी है, जिसके अनुसार क्या होता है कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है वो पोटेशियम धातु मानी गई है, और सबसे कम क्रियाशील रहती है गोल्ड। हम अभी पीछे अभिक्रिया पढ़ते आ रहे थे, तो हम मोस्टली अभिक्रिया में पढ़ रहे थे गोल्ड ना तो वायु के साथ क्रिया करता है, ना ही जल के साथ क्रिया करता है, ना ही सिंपल नॉर्मल अम्ल इसे गला सकता है। कौन सा मिश्रण गला सकता है? केवल एक्वारेजिया मिश्रण इसे गला सकता है। तो ये क्या रहेगी? ये सबसे कम क्रियाशील रहती है। आप ये सारणी भी देख सकते हैं मेरे पास में, जिसमें क्रमानुसार धातुओं को व्यवस्थित किया गया है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सर्वाधिक क्रियाशील में आती है, जो सिंपल वायु से भी क्रिया कर जाती है, ठंडे जल से भी क्रियाएं कर जाती हैं। कम क्रियाशील में ये सिल्वर, गोल्ड ये इस प्रकार के रहते हैं। और इस सारणी में आप देख सकते हैं कि जिंक, आयरन, कॉपर ये मोस्टली यूज़ होती हैं। तो इनमें भी अगर हम तुलना करें तो जिंक सर्वाधिक क्रियाशील रहेगी, फिर आयरन और सबसे कम कॉपर, है ना, इन तीन धातुओं के रेस्पेक्ट में अगर देखें। तो इस प्रकार से ये थी हमारे धातुओं के रासायनिक गुण, आप इन्हें नोट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये धातु कैसे अभिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए कि धातुएं व अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, यानी हम कोई भी दो धातु लेते हैं वो कैसे क्रिया करेगी, कैसे एक पदार्थ का निर्माण करेगी, और इसी से प्राप्त होते हैं हमें आयनिक यौगिक। तो देखिए कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आपने पहले की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे कि एस कक्षक में इतने भरे जाते हैं, पी में इतने भरे जाते हैं। मान लीजिए पी में हमें कितने चाहिए होते हैं? 6 चाहिए होते हैं, उसके पास है 5 ही, तो उसको क्या चाहिए? दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाता है। तो यानी यही हुई कि अभिक्रियाशीलता, कौन कितनी ज़्यादा क्रियाशील है, यानी कौन कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, वो इनके संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में हम बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, तब आपको ये बात और अधिक क्लियर हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का निर्माण। इसमें हमारे पास में क्या है? देखिए इसमें हमारे पास में है सोडियम और है क्लोरीन। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। ठीक है, अब देखिए इनके पास में धातु कौन सी आती है? देखिए 10 नंबर पर हमारे पास रहती है, मैंने कहा था ना 1 से 20 तक आप याद रखिए, तो 10 नंबर में इसके पास रहती है नियोन, और 18 नंबर पर क्या रहती है? आर्गन। दोनों ही क्या है? बिल्कुल सही, उत्कृष्ट कैसे हैं?
नियोन और आर्गन। तो अब देखिए सोडियम क्या करेगा कि अच्छा मेरे से तो एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ और मैं नियोन जैसा हो जाऊं। क्लोरीन क्या करेगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं आर्गन जैसा हो जाऊं, हम दोनों क्या हो जाएं, आपस में स्थायी हो जाएं। तब ये एक इलेक्ट्रॉन इसे प्रदान करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसे ग्रहण करेगा और क्या होगा, इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर अष्टक क्या चीज़ है, तो वो देखिए हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई अष्टक, है ना। अष्टक क्या होता है कि बाह्य जो कोश है, ठीक है, इनके अलग अलग लेवल होते हैं। आप परमाणु पढ़ते हैं तो ये नाभिक आ गया, इनके बाहर की कक्षाओं को नाम दिए जाते हैं। देखिए के, एल, ऐसे बाहर की आएगी उसे एम और एन, इस प्रकार क्रमागत कक्षाओं को नाम दिए जाते हैं। तो अब देखिए अष्टक में क्या होता है कि जो के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एल है उसमें 8 रहते हैं। तो अष्टक में क्या कहा था कि इनके बाह्य कोश जिसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 2, 8, 18, जैसे एक कक्षा है इसमें 2, अगले में 8, इसमें 18, इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तब वो स्थायी कक्षक होते हैं। अब देखिए इसको हम तुलना करें, देखिए 1s में तो 2 हैं, इसमें कितने हैं, 8 हैं, इसमें कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसका देखिए 2 हैं, 8 है और इसमें कितने हैं, 7। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे और स्थायी बन जाए, ये ग्रहण कर ले और स्थायी बन जाए। तो इस प्रकार से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखिए कि सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर पॉजिटिव ज़्यादा बच गए और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव, ये सोडियम धनायन, ये क्लोराइड ऋणायन, है ना, इस प्रकार बन गया। अब ये क्या करते हैं कि आपस में बंध बना लेते हैं। तो कैसे बन गया बंध इनका, देखिए सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, ये NaCl बन गया और एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इनके सूत्र में भी क्या रहेगा, सोडियम 1 और क्लोरीन भी 1 रहेगा। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। यहाँ से आप सूत्र लिखना भी सीख सकते हो। ठीक है, मैंने अभी तक रासायनिक सूत्र समझाए नहीं है, मैंने कहा था आगे वीडियो बनाऊंगी तो उसमें समझाऊंगी। तो एक बार आप इस छोटी छोटी चीज़ों को कवर कीजिए, फिर मैं आपको रासायनिक सूत्र लिखवाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान रखने की बात, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आने चाहिए, हमें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक मैंने कवर करवाई दिए आवर्त सारणी में, और 1 से 20 तक आपको कहा था सिंपल आपको याद भी होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये, जब मैं आपको सूत्र सिखाऊंगी उस समय आपको साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। और ये क्या है, एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें देखिए पहले आयनों का निर्माण हुआ है ना, सोडियम धनायन बना, क्लोराइड ऋणायन बना, तो ये मिलकर के क्या बना देते हैं, एक यौगिक, जिन्हें क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है। आओ अब हम आयनिक यौगिकों को पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आयनिक यौगिक क्या हो गए कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। हमने सोडियम क्लोराइड का निर्माण पढ़ा था, तो सोडियम क्या थी, धातु, और क्लोरीन क्या थी, अधातु, यानी दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, है ना। तो धातु और अधातु को जुड़ने से बना यौगिक ही क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे आप NaCl ले सकते हैं, NaCl मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी क्या है, एक आयनिक यौगिक है। तो देखिए हमने सिंपल एक एक संयोजकता वाला तो पढ़ लिया था, अब देखिए MgCl2 कैसे लगा, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए धातु है हमारे पास Mg और क्या है, क्लोरीन। Mg का कितना होता है, 12, और क्लोरीन का हम पढ़ चुके हैं 17।
देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस क्रम में भरे जाते हैं। देखिए 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 इस तरीके से, है ना। तो 12 पूरे करने हैं तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। और क्लोरीन का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, अब देखिए अष्टक देखें 2 8 और 2, यहाँ देखें तो 2 8 और 7। ठीक है, अब देखिए इसके पास तो देने के लिए है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। वे 2 को त्याग दें और 2 8 करके स्थायी हो जाएं। अब इस क्लोरीन के पास लेने के लिए तो कितना है, केवल 1, है ना, तभी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये देगा 2, लेने वाला 1 होगा, तो हमें कितने क्लोरीन चाहिए होंगे, 2 क्लोरीन चाहिए होंगे कि 1 क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ले ले, तो हो गया ना MgCl2। तो अब देखिए अभिक्रिया के रूप में इसे लिखें तो Mg क्या करेगा, Mg+2 धनायन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्लोरीन नेगेटिव बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखिए Mg+2 + 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा MgCl2। तो इस प्रकार से इस मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा और ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है। तो इस प्रकार से आप इनके रासायनिक सूत्र भी लिख सकते हैं और आयनिक यौगिकों की संरचना को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इन आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, किस प्रकार के रिएक्शन ये दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि जो हमने आयनिक यौगिक लिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आयनिक यौगिक लिए ये किस प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम इनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट देखिए भौतिक प्रकृति, यानी देखने में ये कैसे लगते हैं। तो आयनिक यौगिक थोड़े ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। सामान्यतः इनकी प्रकृति भंगुर होती है तथा दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड का एक पत्थर सा लेते हैं, वो दिखने में ठोस होता है, कठोर भी होता है, लेकिन अगर हम उसे दबाएं या थोड़ा सा दाब दें तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए गलनांक व क्वथनांक। गलनांक यानी गलने वाला बिंदु, क्वथनांक यानी उबलने वाला बिंदु। तो इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि इनके मध्य मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। यानी हमने सोडियम लिया था, क्लोराइड लिया था, वो आपस में बहुत ही हैवी बंध, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंध के साथ में वो जुड़े होते हैं। तो जिसको तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सिंपल जैसे आप नमक ले लो, नमक को कटोरी में गर्म करते रहो तो वो गर्म ऐसे पिघलता नहीं है जल्दी से, ना ही जल्दी से उसका भाप बनती है। तो यानी इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी हाई होते हैं। नेक्स्ट है घुलनशीलता, घुलना। तो ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। पानी लोगे आप, नमक डालते हो तो वो इजीली घुल जाता है, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल ऐसे जो चिकनाट वाले पदार्थ हैं उनमें अंदर ये घुलनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है विद्युत चालकता, कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में आयन स्वतंत्र गमन करते हैं, इसलिए विद्युत चालन करते हैं। यानी आप सिंपल सोडियम क्लोराइड का टब ले लो, उसके अंदर करंट लगाओ तो करंट नहीं आता, लेकिन आप सोडियम क्लोराइड लेकर, नमक लेकर के उसे पानी में घोल दो, तब पानी में घुलने से क्या होता है, ये आयन टूट जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाते हैं। तो उसमें आप करंट लगाओगे तो करंट में हमें पता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके अंदर सोडियम पॉजिटिव है, वो तो चला जाएगा नेगेटिव वाले पे, क्लोराइड क्या है नेगेटिव, तो वो चला जाएगा पॉजिटिव आयन पे। यानी टूटने के बाद क्या करते हैं कि विद्युत चालन का प्रदर्शन करते हैं, यानी इनमें से आयन बहने लग जाएंगे, है ना। आयनों का फ्लो विद्युत धारा में हमने पढ़ा था, क्या होता था, आवेशों के प्रवाह। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, एक प्रकार से आवेश ही है। तो ये आवेश प्रवाह करेंगे तब इनमें क्या होने लग जाएगा, विद्युत धारा प्रवाह होने लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने पढ़ा
धातुओं के रासायनिक गुण और आयनिक यौगिक। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं, ये धातुएं आती कहाँ से है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।